हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल झारखंड आरएस क्लासेस में बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आप सभी को दीपावली के शुभ अवसर पर ढेर सारी बधाइयाँ और ढेर सारी खुशियाँ। इस चैनल के माध्यम से जो भी चीज़ें बताई जा रही है आप लोगों को, उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से उसको सीख पा रहे होंगे और लोगों तक शेयर कर पा रहे होंगे, अपने दोस्तों तक। तो आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ, साउंड से ही रिलेटेड है, वो टॉपिक होगा इको यानी प्रतिध्वनि। हमारे दैनिक जीवन में जो प्रतिध्वनि है वो हम लोग अक्सर देखा करते हैं, सुनते हैं कि जब हम आवाज़ निकालते हैं तो वो हमारे कानों में वापस आती है, गूंजती है। उसी को हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। मान लीजिए कि हम खाली कमरे में जब आवाज़ को निकालते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर वो ध्वनि यानी दीवारों से टकराकर हमारे कानों तक पहुंचती है, वही है प्रतिध्वनि। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रतिध्वनि सुनाई देने का क्या वजह है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जिस तरह से प्रकाश का परावर्तन होता है, किसी सतह से टकराकर प्रकाश उसी माध्यम में लौटती है, उसी प्रकार से ध्वनि भी किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में हमारे कानों तक पहुंचती है। इसी वजह से प्रतिध्वनि हमें सुनाई पड़ती है। तो यदि हम बात करते हैं कि कोई स्रोत से ध्वनि निकल के और वो किसी सतह से टकराकर, किसी वस्तु से टकराकर, यानी कि कंडीशन ये है कि इसे हार्ड होना, मतलब सतह को हार्ड होना चाहिए ताकि वो ध्वनि अब्जॉर्ब नहीं कर सके, ध्वनि को अवशोषित नहीं कर सके। अब्जॉर्ब मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि ये परावर्तक सतह यदि आपका सॉफ्ट है या फिर ऐसा मटेरियल से बना है जो काफ़ी सॉफ्ट हो, तो गद्दादार हो, तो फिर उससे ध्वनि रिफ्लेक्ट नहीं होगी, परावर्तित नहीं होगी और वो अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और हमें प्रतिध्वनि सुनाई इस कंडीशन में नहीं पड़ेगी। तो पहला कंडीशन ये बनता है कि जो परावर्तक सतह है उस हार्ड होना चाहिए। जब भी कमरे में हम लोग आवाज़ निकालते हैं खाली कमरे में, तो होता क्या है कि ध्वनि गूंजती है और हमारे कानों तक आती है, वो सुनाई पड़ती है, क्योंकि परावर्तक दीवारों से टकराकर वो पहुँचती है, क्योंकि दीवार जैसे हार्ड होता है इस वजह से वो आती है। लेकिन यदि हम घरों में सामान वगैरह या वस्तुएं वगैरह भर दें तो फिर ध्वनि हमारे कानों तक नहीं पहुँच पाती है, वो वस्तुओं के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। तो ध्वनि सुनने के लिए हार्ड मटेरियल यानी सरफेस का होना जरूरी है। उसके बाद हम यदि देखें, इसमें परावर्तन की ही बात करें तो इसमें बहुत सारे हमें दैनिक जीवन में इसका उपयोग भी देखने को मिलता है परावर्तन का। जैसे सपोज परावर्तन की हम यदि बात करते हैं तो आप मेगाफोन या लाउड स्पीकर जो होता है, लाउड स्पीकर बोल सकते हैं हम इसे, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है, जो बनावट है, कुछ इस तरह से बनाया जाता है। इसको इसलिए बनाया जाता होगा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये शंक्वाकार रूप में है। ध्वनि जो इसमें उत्पन्न होगा तो इस तरह से परावर्तित हो करके वो आगे ट्रेवल करेगा। मतलब ये हुआ कि इसका शेप देने का वजह ये है कि ध्वनि ज़्यादा ये आपका फैले नहीं, स्कैटरिंग नहीं हो, छितराए नहीं ध्वनि, इसलिए इसका शेप इस तरह से दिया जाता है। और इसमें देख रहे होंगे कि सतह से टकरा करके, फिर इस सतह से टकरा करके बार बार इसमें क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसको हम लोग बोल सकते हैं बहुल परावर्तन बोला जा सकता है, बहुल परावर्तन बोल सकते हैं इसको, या मल्टी रिफ्लेक्शन कहा जा सकता है। यानी बार बार परावर्तित होकर वो बहुल परावर्तन से हमारे कानों तक आती है। हम यदि एक और एग्जाम्पल की बात करें जो काफ़ी जाना माना है, जैसे स्टेथोस्कोप की यदि हम बात करते हैं, जिसको आला हम कहते हैं, आला डॉक्टरों के पास होता है ये। तो ये एक सिरा जो इसका होता है कुछ इस तरह से होता है, और ये जो आपका नली है, जो पाइप है रबड़ का, और एक हमारे कानों तक आता है। इसे हम, इस छोर को यदि हम इस पे लगाए हार्ट पे, यदि इसको रख करके पता करें यदि, तो हार्ट में जो गतिविधि, जो धड़कनें चल रही होती है, उसका जो साउंड है वो इस तरह से, यानी कि जो विद्युत आवेग जो उत्पन्न हो रहा है, तो उसका जो साउंड का जो सुनाई देगा, इस तरह से वो हमारे कानों तक बहुल परावर्तन के जरिए पहुंचता है। तो इसमें भी एक बहुल परावर्तन का ही एग्जाम्पल है कि इस तरह से परावर्तित होकर कानों तक पहुंचती है। ये तो हमने परावर्तन की बात की। कभी ये आप देखते होंगे चमगादड़ जो है, चमगादड़ पोर्पोइस वगैरह जो भी हैं, वो भी प्रतिध्वनि का उपयोग करके, यानी परावर्तन का उपयोग करके ही शिकार करते हैं, प्राश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ पोर्पोइस, जो पहले मैंने पिछले वीडियो में बता चुका है। तो वो भी क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ कोई मौत है,
या कोई कीट है तो ये ध्वनि उत्पन्न करते प्रस्रव, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वो ध्वनि इसके कानों तक आती है, चमगादड़ के कानों तक, और फिर वो आवाज को मतलब वो सेंसेशन उसको होता है और पता चल जाता है कितना दूर पे वो कीट है, मौत है, और उसको जा करके वो ये करता है, शिकार करता है। तो इस तरह से दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, और पशु पक्षियों के लिए भी बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल है परावर्तन का, मतलब उसी का यूज़ करके वे लोग अपना शिकार करते हैं। उसके बाद हम यदि प्रतिध्वनि की बात करें, प्रतिध्वनि की हम यदि बात करते हैं, यानी कि इको की हम यदि बात करें, अच्छा इसके पहले हम कुछ और क्लियर कर देना चाहते हैं। जैसे सपोज कि एक मान लीजिए सेमिनार हॉल है, तो सेमिनार हॉल में जो उसका छत होता है, यानी जो सीलिंग होता है, कुछ इस टाइप का बनाया जाता है। और इस तरह बनाए जाने का कारण क्या है? इस तरह बनाए जाने का कारण आपका ये है कि ध्वनि सोर्स, यानी कि जहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, वो ध्वनि इस तरह से टकरा कर और वापस पूरे कमरे में बराबर रूप से इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो, माने इक्वली रूप से आवे, है ना, सभी जगह चारों तरफ पहुंचे बराबर बराबर, इसलिए इसको इस टाइप से कर्व बना दिया जाता है। इसमें और एक खास बात ये है, एक वर्ड आता है साउंड में हम लोग पढ़ते हैं, अनुरणन, यानी इसको बोलते हैं रेवर्बरेशन, रेवर्बरेशन बोला जाता है ये। अब ये घटना क्या है? ये फिनोमिना है लाइट का, सॉरी ध्वनि का। क्या है कि जब एक हॉल में, बड़े हॉल में, सेमिनार हॉल रहे या उस टाइप का बड़ा हॉल, तो उसमें क्या होता है कि जब साउंड प्रोड्यूस होता है तो वो क्या होता है, बार बार उस साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होते रहता है और हमारे कानों तक आते रहता है, बार बार रिफ्लेक्शन होगा, है ना, एक रिफ्लेक्शन, बार बार रिफ्लेक्शन होगा और वो आपस में मिलते रहेंगे, है ना। इस घटना को हम बोलेंगे अनुरणन, यानी कि रेवर्बरेशन। इसको हम लोग बोलेंगे रेवर्बरेशन, यानी कि अनुरणन। तो इसमें घटना हमने क्या देखा कि इस तरह से वो टकरा करके दीवारों से, छतों से बार बार, है ना, ध्वनि एक दूसरे को मिलती रहती है और जिसे स्पष्ट सुनाई, मतलब बार बार आवाज हमारे कानों में पहुंचती है। तो अब बात ये आता है कि इससे क्या नुकसान है? तो हमें ध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ेगी, तो उसके लिए क्या किया जाता है, इसको समझें। तो ये दीवार, आपको जो छत दिख रहा है, यानी कि सीलिंग जो दिख रहा है, इस तरह का कर्व बना दिया जाता है, वक्र बोल सकते हैं, कर्व बोल सकते हैं, जो बोले, है ना, कर्व, वक्राकार बना दिया जाता है ताकि साउंड जो है वो सभी जगह कमरे में पहुंचे बराबर बराबर। और इसे कंक्रीट, मतलब कंक्रीट से, यानी कि कंक्रीट इसमें डिजाइन कर दिया जाता है इस तरह का कंक्रीट से। और दूसरी चीज का जो फर्श है, फर्श, उसमें आपका जो है कारपेट बिछा दिया जाता है, जो कमरे का फर्श होता है ना, उसमें कारपेट बिछा दिया जाता है, कालीन बिछा दिया जाता है, इसको बोलते हैं। और दीवारों में डिजाइन, तरह तरह का डिजाइन, है ना, उबड़ खाबड़, यानी कि खुरदरा कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अनुरणन की जो क्रिया है उसको रोका जाए। उसको रोकने के लिए ऐसा किया जाता है कि साउंड जब रिफ्लेक्ट हो तो क्या हो कि वो अवशोषित साउंड जो है अवशोषित हो जाए, और जो परावर्तित साउंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ एक दूसरे से मिल नहीं पाए और आवाज़ हमें आसानी से हमारे पास पहुंच जाए। अच्छा, चेयर्स भी देखते होंगे कि चेयर भी आप देखे होंगे, सिनेमा घरों में भी जाते होंगे, तो ये फॉर्म का बना होता है, फिर किसी ऐसे मटेरियल का बना होता है जो कि आपका सॉफ्ट मटेरियल का बना होता है। तो ये साउंड ऑब्जर्वर है, मतलब साउंड को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं साउंड को, माने कि अवशोषित कर लेते हैं। तो इसलिए ये बड़े बड़े हॉल में इस तरह का व्यवस्था किया जाता है ताकि साउंड अच्छी से सुनाई पड़े, श्रोता तक साउंड जो है वो आसानी से पहुंच पाए और साउंड की क्वालिटी जो है वो आसानी से मतलब अच्छी हो, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो हमने समझा कि ये जो कमरा है, यानी कि जो हॉल है, किस तरह से व्यवस्थित किया जाता है। अब हम यदि बात करते हैं प्रतिध्वनि की, तो प्रतिध्वनि में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने साउंड प्रोड्यूस किया, साउंड यहाँ से हमने यहाँ से निकला, पर्यवेक्षक से साउंड गया और फिर वो साउंड वापस टकरा कर इस सतह से आया। तो ये साउंड हमें कब सुनाई देगी, प्रतिध्वनि कब सुनाई देगी, यानी कि एक टाइम होगा कि इतना टाइम के बाद हमें सुनाई पड़ेगी, यानी साउंड जब यहाँ से गया फिर ये साउंड रिटर्न हुआ, तो इसमें जो जाने और आने का साउंड के जो डिफरेंस है टाइम का, वो कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 0.1 सेकेंड, यानी कि 0.1 सेकेंड के अंतराल में हमें ध्वनि, प्रतिध्वनि जो है वो सुनाई देती है। ये जो अंतराल है, ये मूल ध्वनि
यानी जो मूल ध्वनि उत्पन्न हुआ सो और प्रतिध्वनि, ये दोनों के बीच 0.1 सेकेंड का डिफरेंस होना चाहिए। अब 0.1 सेकेंड का मतलब, कहने का मतलब ये है कि आखिर 0.1 का मतलब हुआ 1/10 सेकेंड, यानी कि सेकेंड का 10th हिस्सा, यानी 10वां हिस्सा, 10th पार्ट। इसका मतलब 0.1 का मतलब हुआ कि सेकेंड का 10वां हिस्सा तक हमारे कानों में इसका सेंसेशन यानी संवेदना बनी रहती है, इस ध्वनि का, प्रतिध्वनि का 0.1 सेकेंड। यदि मान लीजिए इसको हम और नजदीक कर दें, इसको नजदीक यदि कर दिया जाए तो फिर क्या होगा कि ये जो टाइम है और कम हो जाएगा और प्रतिध्वनि ओवरलैप कर जाएगा। ओवरलैप मतलब अध्यारोपित हो जाएगा और हमें ध्वनि प्रतिध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें 0.1 सेकेंड तक ही प्रतिध्वनि का जो इफेक्ट रहता है वो रहता है, और इससे भी जल्दी आ जाए यदि तो वो इफेक्ट खत्म हो जाएगा, आप सुन नहीं पाएंगे स्पष्ट। तो ये हुआ यहाँ, माने कि डिस्टेंस ये होना चाहिए। आप देखते हैं कि मान लीजिए कि 22 डिग्री सेल्सियस पर जो हवा का ध्वनि की जो चाल है, 22 डिग्री सेल्सियस पर हवा में बोलेंगे, हवा में ध्वनि की जो चाल है, ध्वनि की चाल 344 मीटर पर सेकेंड है। हमने 22 डिग्री सेल्सियस लिया नॉर्मल टेम्परेचर जो जनरली होता है, उस एवरेज टेम्परेचर में बात की कि 22 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकेंड है। इसमें आवाज को निकाला जा रहा है, ध्वनि उत्पन्न किया जा रहा है। अब देखते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, ये पूरा ट्रेवल हुआ मेरा, देखते हैं कितना वो ध्वनि और प्रतिध्वनि का। तो कुल जो दूरी तय हुआ, कुल दूरी जो हमारा होगा, कुल दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुने यानी स्पीड इनटू टाइम यानी समय। तो चाल हमारा है 344 मीटर पर सेकेंड और समय जो है वो है 0.1 सेकेंड, यानी बोले तो 34.4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। अब कुल दूरी का मतलब हो गया आपका 2D का मतलब जाने में D, जाने का D और आने का D। तो कुल जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो 34.4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। इसे हम यदि ऐसा कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो ये आपका हो जाएगा 17.2 मीटर, यानी 17.2 मीटर। कहने का अर्थ ये हुआ कि हमें प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और ये जो परावर्तक सतह है इसके बीच की दूरी 17.2 मीटर होनी चाहिए। 17.2 मीटर, या फिर एग्जाम में कुछ भी 17 के आसपास भी दे सकता है, वो भी हो सकता है 17 दे दे या फिर 16.9 दे दे, इस तरह से कुछ देता है यदि, तो वो इतना क्लोज ऑप्शन नहीं देता है, ठीक है। तो आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू टाइप से ये आपका ऑप्शन सेट किया जाएगा जिससे आप आंसर कर सकें। तो 17.2 बोले या फिर 17 बोले लगभग तो भी चलेगा। तो इतना डिस्टेंस होना चाहिए परावर्तक सतह और श्रोता के बीच की दूरी प्रतिध्वनि सुनने के लिए, 17.2 मीटर। तो इस तरह के क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलता है, तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। तो कभी कभी होगा कि क्वेश्चन में आपका दे देगा, डिस्टेंस को देगा और चाल दे देगा, समय निकालने बोल देगा, है ना, इस तरह से वो करेगा। तो हम लोग देखेंगे आगे न्यूमेरिकल्स जब करेंगे तो उसके बाद हम लोग उसमें हम लोग देखेंगे, उसका न्यूमेरिकल्स का अलग सेशन हम करेंगे। उसके बाद हम यदि बात करें कि ध्वनि किन किन बातों पर निर्भर करती है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो ध्वनि जो है ताप बढ़ने से, यानी तापमान, और एक तरफ हम ध्वनि यदि रख दे, तो यदि हम तापमान को बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है, क्योंकि तापमान के बढ़ने से कणों की गति बढ़ जाती है। तो आपको पता होगा कि तापमान के बढ़ने से हवा में जो कण की गति है वो ज़्यादा स्पीड से मोशन करने, तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, स्वाभाविक है। उसके बाद यदि हम बोले कि आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लें। आर्द्रता के बढ़ने से भी जो है ध्वनि की चाल बढ़ती है। आर्द्रता बढ़ने से घनत्व घटता है, आर्द्रता बढ़ने से घनत्व क्या होगा, घटेगा, जिस कारण से ध्वनि बढ़ेगी। उसके बाद और यदि हम बात करें दाब के बढ़ने से या घटने से, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ध्वनि पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ध्वनि की गति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कांस्टेंट टेम्परेचर पे दाब के बढ़ने घटने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, प्रत्यास्था, यदि प्रत्यास्था को बढ़ाया जाए तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। तो ये इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको लिख लें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा कहा नहीं जा सकता है। तो ये एग्जाम से पूछे जाते हैं।
बोल देगा तापमान बढ़ने से ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना है। तापमान बढ़ने से ध्वनि बढ़ती है, आर्द्रता बढ़ने से भी बढ़ेगी, दाब बढ़ने या घटने से उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहने पे। उसके बाद प्रत्यास्थता बढ़ने से ध्वनि बढ़ती है। तो अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस पे देखते हैं थोड़ा प्रतिध्वनि से रिलेटेड एक और हम क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लीजिए कि हवा में ध्वनि की जो चाल है, ध्वनि की चाल मान लेते हैं 542 मीटर पर सेकंड। सपोज 542 मीटर पर सेकंड, हो सकता है टेम्परेचर बढ़ गया हो तो स्पीड बढ़ गया। और हवा में ध्वनि की चाल यदि 542 मीटर पर सेकंड ले और हम बोले कि प्रतिध्वनि हमें 3 सेकंड के बाद सुनाई देता है। कितने सेकंड? 3 सेकंड के बाद। तो आपसे पूछा जा रहा है कि श्रोता और जो परावर्तक सतह है उसके बीच की जो डिस्टेंस वो क्या होगा। तो मान लेते हैं ये परावर्तक सतह है और ये श्रोता है। क्या हुआ कि यहां से हमारा ध्वनि निकली और फिर वापस आया। तो देखते हैं, तो कुल दूरी बराबर क्या देखा हमने, चाल और गुने समय। तो कुल दूरी यहां हमारा होगा d, और जाने का d और आने का d पहले ही बताया 2d। चाल यहां दे रखा है 542 मीटर पर सेकंड, समय है 3 सेकंड। यहां से d देखेंगे कितना होगा, 3/2। ये 2 नीचे आएगा, उसके बाद कैंसिल करेंगे। 271 गुने 3 मतलब 813 मीटर। कहने का मतलब कि ये जो होगा 813 मीटर होगा। तो एक चीज और ध्यान रखें, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे ना, तो जैसे यहां पूछेगा श्रोता से परावर्तक सतह के बीच की दूरी यदि पूछा तो फिर 813 होगा। और यदि पूछ दिया कि प्रतिध्वनि तक आने में टोटल जो ध्वनि है कितनी दूरी तय की, तो फिर आपको जानते हैं 2d जो है ना, ये 2d जो रिजल्ट 2d इंटू करने से आता वही होता, मतलब 3 1 जा, हाँ 2d करने से ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको 542 को 3 से इंटू करेंगे ना, तो फिर टोटल डिस्टेंस आ जाएगा जाने का और आने का। तो क्वेश्चन में ऑप्शन देके फंसा सकता है। जैसे मान लीजिए ऑप्शन दे दिया आपको कि ये ऑप्शन तो 813 रहेगा ही रहेगा, 813 रहेगा क्वेश्चन के हिसाब से, और इसका ऑप्शन ये दे दिया, दोनों को इंटू कर दिया, क्या देगा 3 6 1, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है ऑप्शन में। और क्वेश्चन पूछ देगा कि श्रोता से आपका परावर्तक सतह के बीच की दूरी बताइए, तो ऑप्शन आंसर तो ये होगा। तो इसको थोड़ा ध्यान रखें। आप कभी कभी गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, बताते हैं कि यहाँ कुल दूरी लिख करके और यही आंसर जो यहाँ था गुना कर देते हैं और हमारा आंसर इसमें टिक हो जाता है, लोगों का आंसर इसमें टिक हो जाता है, जो गलत हो जाएगा। तो इस पर थोड़ा ध्यान रखें। फिर से हम इसको समझाते हैं आपको। देखिए हमने क्या किया था, हवा में ध्वनि की चाल 542 मीटर पर सेकंड, प्रतिध्वनि हमें 3 सेकंड बाद सुनाई दे रही है। प्रतिध्वनि का मतलब तो समझ पा रहे हो कि ध्वनि यानी जाने और आने का जो समय अंतराल है वो 3 सेकंड का है। तो अब इसे हमें ज्ञात करना है कि ध्वनि जहां से उत्पन्न हुआ और फिर वापस जो आया, श्रोता से परावर्तक सतह के बीच की दूरी आपसे पूछी जा रही है। तो सबसे पहले हम कुल दूरी बोलेंगे कि चाल गुने कुल दूरी इक्वल टू चाल गुने समय लगाएंगे। तो 2d मैंने जैसे यहाँ किया था कि कुल दूरी 2d यहाँ लिया था, जस्ट उसी तरह से हम लोग करेंगे 2d। तो यहाँ फिर चाल रखेंगे 542 गुने 3 सेकंड, उसके बाद d निकाल लेंगे हम, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, d निकल जाएगा। यानी कि ये जो है श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की दूरी। तो आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। इसमें से 3 क्वांटिटी में, मतलब कहने का मतलब चाल, समय और आपका दूरी, ये 3 में से कोई 2 चीज दिया रहेगा और एक आप आसानी से उसे फाइंड कर सकते हैं। तो आज हमने ध्वनि यानी प्रतिध्वनि के बारे में समझा और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इससे संबंधित और हम न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट करें। हाँ, कमेंट हमें ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि कहाँ आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। और तब तक के लिए धन्यवाद।